हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सभी कृषि वित्त का स्रोत हैं। दोस्तों भारत में सभी उपर्युक्त सभी संस्थाएं कृषि वित्त के स्रोत हैं, जिसमें दो वर्ग हैं। पहला वर्ग है संस्थागत स्रोत। दोस्तों इसमें आता है सहकारी समितियां PACS PCRDB। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। और तीसरा है अनुसूचित व्यापारिक बैंक और चौथा है नाबार्ड। दोस्तों गैर संस्थागत स्रोत में आता है महाजन तथा साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये आदि। हमारा अगला प्रश्न है, नाफेड किससे संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि विपणन से। दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। दोस्तों नाफेड की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड का प्रमुख उद्देश्य कृषि व वनोपजों का विपणन, संसाधन भंडारण करना, कृषि उपकरणों एवं यंत्रों आदि का वितरण करना तथा कृषि कार्य हेतु कृषकों को तकनीकी सहायता प्राप्त करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है। तो सही जवाब होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पुस्तक को भारतीय कृषि का विश्व कोश माना जाता है। दोस्तों हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर को भारतीय कृषि का विश्व कोश माना जाता है। इसमें भारतीय कृषि के परिवर्तनशील परिदृश्य को व्यक्त किया जाता है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1961 में किया गया था। दोस्तों हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रथम प्रकाशन किया गया था 1961 में। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1989 ईस्वी में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इन कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को आधार बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्फांसो। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका नाम अल्फांसो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क के सम्मान में रखा गया था। भारत विश्व में आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कुल वैश्विक उत्पादन का 40% भारत उत्पादन करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। दोस्तों भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इनकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। भूमि विकास बैंकों को पूंजी, अंश पूंजी, जमा तथा ऋण पत्रों के निर्गमन आदि से प्राप्त होती हैं। भूमि विकास बैंकों का मुख्य उद्देश्य भूमि विकास, कृषि सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। सामान्यतः दीर्घकालिक कृषि ऋण 5 से 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों सोयाबीन प्रचुर प्रोटीन युक्त तिलहन फसल है। वर्ष 2018-19 में सोयाबीन की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश 5.60 मिलियन हेक्टेयर है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र 4.04 मिलियन हेक्टेयर तथा तीसरा स्थान राजस्थान 0.93 मिलियन हेक्टेयर का है। सोयाबीन के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। दोस्तों भारत का विश्व में 5वां स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ सन 1966 में खरीफ फसल से हुआ। भारत में इस क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में पड़ा। हरित क्रांति से सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में हुई है, गेहूं के उत्पादन में हुई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैविक कृषि। दोस्तों, जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला राष्ट्र है। सिक्किम भारत एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। दोस्तों, सिक्किम जो है भारत का और संपूर्ण दक्षिण एशिया का पूर्णतः जैविक कृषि वाला प्रथम राज्य बन गया है सिक्किम। दोस्तों, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम याद रखिएगा। संपूर्ण जैविक कृषि वाला प्रथम राज्य भारत का हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। सही जवाब होगा 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों, सर्वप्रथम फसल बीमा योजना गुजरात में सन 1972 में प्रारंभ की गई। इसे 1 अप्रैल 1985 से नियमित और व्यापक स्तर पर अपनाया गया, जिसे व्यापक फसल बीमा योजना CCIS के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने ले लिया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2%, रबी 1.5% तथा बागवानी 5% फसलों के लिए प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, उद्देश्य ये है कि इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यदि सरकार PDS से वितरित अनाजों की कीमतों में वृद्धि करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ये होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। PDS का प्रारंभ सन 1940 में किया गया था, जिसका विस्तार 1970 से 80 के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास करना। दोस्तों, वर्ष 2005-06 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित हैं। बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि तथा कृषक समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करना, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से सस्येतर प्रबंध, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना तथा बागवानी उत्पादन किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरी में। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। सन 1961 से 1966 की अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1% दर्ज की गई। यह भारत के लिए युद्ध, अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता का काल था 1961 से 66 के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन नेशनल हार्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण। दोस्तों, बजट वर्ष 2018-19 में टमाटर, प्याज एवं आलू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है किसानों को उनके उपज की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर ये उत्पाद प्राप्त हों। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से। दोस्तों वर्ष 2016 से 20 की अवधि है तो 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर एवं प्रसंस्कृत कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2004 में। दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का गठन वर्ष 2004 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र तथा समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 का प्रमुख लक्ष्य था। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालयों के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम पहुंच रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। दोस्तों पहला बोर्ड है हमारा कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दोस्तों तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। दोस्तों राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण केंद्र है नई दिल्ली में। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख कृषि संस्थान की। दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है आनंद में। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों है करनाल में। दोस्तों भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों हमारा कुर्ग में। दोस्तों कॉफी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलुरु में। दोस्तों प्रश्न को सुनिए, पहला प्रश्न ये ऊपर वाला ऑप्शन कह रहा है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कुर्ग में है। और दोस्तों केवल कॉफी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलुरु में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान पड़ेगा हमारा बैरकपुर में। और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान हमारा पड़ जाएगा फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी केंद्र हमारा पड़ता है जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय पड़ता है हमारा फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा हैदराबाद में। और चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान है हमारा जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हमारा हो जाएगा हैसरघट्टा में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला हमारी है अल्मोड़ा में। दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला पड़ जाएगा अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा है पोर्ट ब्लेयर में। और लघु किसान कृषि व्यापार संघ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी हमारी है पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान है कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। दोस्तों पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान हमारा है कोलकाता में, लेकिन पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान हो जाएगा बेंगलुरु में। दोस्तों पशु स्वास्थ्य संस्थान हमारा है जालंधर में। और पशु चिकित्सा जैविकी है हमारा गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान हमारा है कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम गोंद संस्थान हमारा पड़ेगा रांची में। दोस्तों भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम गोंद संस्थान हमारा कहाँ पर पड़ेगा? रांची में। तो दोस्तों ये थे हमारे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से NCERT बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इसको कवर किया गया है। दोस्तों बड़े ध्यान से आप भी सुनिएगा दोस्तों, बार बार इसको सुनिएगा ताकि सारे प्रश्न हमारी समझ में आ सकें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं। दोस्तों सारी वीडियोस को देखें, वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों NCERT की अगर आपको तैयारी करनी है तो दोस्तों हमारा चैनल पूरी कोशिश कर रही है, हमारी टीम मिलकर पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको NCERT का मटेरियल प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।